इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली आपका कब बना था? ये स्थापित कब हुआ था? 1973 में। समझ आ गया? देखते जाना। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जनरली 9 कंट्री का 9 देश के 16 अकाउंटेंट मिलकर इसको एस्टैब्लिश किया था। जनरली ये लोग डिस्कशन किया था कि क्या उपाय लगाया जाए कि पूरे देश के अकाउंटिंग सिस्टम को एक जैसा बनाया जाए, ताकि हमको आसानी हो क्या चीज़ करने में, कंपैरिजन करने में क्या हो, आसानी हो। मान लें कि इंडिया के अकाउंट सिस्टम अलग है, ऑस्ट्रेलिया के अकाउंटिंग सिस्टम अलग है, तो हम एक दूसरे को मिला सकते हैं कभी? मान लें कि एक साइंस का एक कॉमर्स का, तो दोनों को मिला सकते हैं? दोनों को कब कंपैरिजन करेंगे? जब दोनों आपस में क्या हो, एक स्ट्रीम का हो, चाहे तो साइंस का हो चाहे तो कॉमर्स का हो। दोनों यदि अलग अलग स्ट्रीम है तो पॉसिबल मिलाना नहीं है। जैसे देखे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको 1973 में 9 अकाउंटेंट के द्वारा कितने कंट्री के, 16 कंट्री के, देखिएगा आपको 9 कंट्री के 16 अकाउंटेंट के द्वारा मिलकर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए किया गया था? ताकि पूरे देश के जितना भी अकाउंटिंग सिस्टम है सबको यूनिफॉर्म लाया जाए, सबको एक जैसा होमोजीनियस बनाया जाए, ताकि कल के डेट में किसी भी कंट्री को कंपैरिजन करना हो, मिलाना हो, किसी को प्रोग्रेस देखना हो तो आसानी से तुलना करके हम उसको प्रोग्रेस देख सकते हैं। किसी बैकवर्ड कंट्री को एडवाइस देना हो तो हम अपने देश से अकाउंटेंट को भेज देंगे। मान लें कि नेपाल में अकाउंटिंग सिस्टम कमज़ोर है, मान लें कि आप इंडिया से, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पर हम क्या करें, भेजें सही अकाउंटेंट को, तो इंडिया से जाएगा। यदि नेपाल और इंडिया में सेम अकाउंट मेंटेन होगा तभी वहाँ जाएगा। यदि नेपाल में अलग अकाउंट है, इंडिया में अलग अकाउंट मेंटेन होता है, तब यहाँ के अकाउंटेंट वहाँ पर जाके कोई काम नहीं करेगा। काम तभी करेगा जब दोनों देश में सेम अकाउंट मेंटेन करने का तरीका है। समझ आ गया? तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1973 में इसीलिए लाया गया ताकि प्रत्येक देश के अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप किया जाए, मजबूत किया जाए, विकसित किया जाए। टोटल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है? 41। टोटल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है? 41। वही देखना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएंगे कितना, 32, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल 41 है। ऐसे सारे 41 जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अलग अलग को डिफाइन करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कुछ और डिफाइन करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कुछ और के बारे में बताता है। ये बताया ना कि ये क्या है, गाइडलाइन है, ये कुछ है नहीं, एक टूल्स है, गाइडलाइन है, ताकि बताता है कि किस ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए। ये आपको एडवाइस देता है। क्या देता है, समझ आया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या देता है? एडवाइस देता है कि किस ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। समझ आ गया? अब पूरे कंट्री को गाइड करता है। जैसे आप लोग एक चीज़ और हम बताए होंगे शायद पिछले चैप्टर में, एक बताए होंगे गैप, याद कीजिए, कॉपी में भी लिखवाए होंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये लिखवाए थे। इसका डिफिनेशन क्या लिखवाए थे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, यदि जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पूरे वर्ल्ड के द्वारा पालन किया जाए, समझ आया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल मान लें कि अपने देश में पालन हो रहा है, यदि इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 2 या 2 से अधिक कंट्री पालन कर रहा है, पूरे विश्व में पालन करना शुरू कर दिया, तो इसी को बोलेंगे गैप। जब पूरे वर्ल्ड इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पालन किया तो इसी को क्या बोलेंगे, गैप। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको समझ में आ गया ना? चलिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप जानते हैं कि इंडिया में जितना भी अकाउंट से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाने का राइट किसके पास है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अकाउंट से रिलेटेड रूल रेगुलेशन, क्या इसमें चेंजिंग करना है, क्या इसमें मॉडिफाइड करना है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, सारा डिसीजन कौन लेता है? ICAI। रूल रेगुलेशन क्या होना चाहिए, ये सारा कौन निर्णय लेता है? ICAI। देखें 1977 में ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंडिया में ही इस्टेब्लिश किया, लागू किया। किस लिए? ताकि अलग अलग ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए इसके बारे में प्रॉपर गाइड किया जा सके। समझा गया? क्योंकि हम लोग जो भी अकाउंट मेंटेन करते हैं,
जो भी हम लोग अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं अपने मन से नहीं करते, कुछ भी नहीं, जो यहाँ पर लिखा है उसी को देख के हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हमने एसेट खरीदा, तो अपने बुक में क्या एंट्री करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अपने मन से नहीं किए, ये गाइड किया इसीलिए किए हैं। हम लोग अपने मन से कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता है, समझ में आ गया। जो यहाँ पर लिखा है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो क्या खुद से थोड़ी ये बनाते हैं, नहीं ना, ये फॉर्मेट गाइड सब दिया हुआ है, उसी को देख कर हम लोग फॉलो करते हैं, समझ में आ गया ना। जो रूल लिखा हुआ है, जैसे आप लोग भी गोल्डन रूल भी पढ़े होंगे पर्सनल अकाउंट का, समझ में आ गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कोई आदमी अपने से थोड़ी ये बनाया है कि इस रूल में सब मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग बताता है कोई भी, समझ में आ गया। तो देखिएगा, ये तो आईसीआई ने 1977 में टोटल, समझ में आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को गठन किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना किस लिए गठन किया, ताकि प्रत्येक ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए, इसके बारे में अकाउंटेंट को प्रॉपर गाइड किया जा सके, समझ में आ गया। अभी फिलहाल टोटल कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में, अभी रेगुलेट में है, अभी फिलहाल करेंट में कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 32 है, जिसमें फर्स्ट आपका है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखना अभी हम बताएंगे भी। ये कंसेप्ट बोलता है, पहला एस क्या है, इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, एस 32 का, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, S1, दूसरे वाले को कैसे डिनोट करते हैं, S2, सेकंड थर्ड वाले को कैसे डिनोट करते हैं, S4, S3, ये सबको समझ में आ गया ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए S1 क्या कहता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब आईसीएआई ने बोला कि आप अकाउंट बनाने का, देखिए जैसे डिप्रिसिएशन निकालने का अनेकों मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, डिजिट मेथड, प्रोडक्शन आवर मेथड, अनेकों मेथड होता है, सिंकिंग फंड मेथड, अनेकों होता है। तो ये बोला है आपको आईसीएआई कि आप जो भी मेथड का उपयोग करो, यहाँ पर लिख दो कि हमने इस मेथड का पालन किया है। क्यों लिख दो, ताकि कल के डेट में कोई आदमी इसको चेक करेगा ना, तो उसको दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये समझ में आ गया। तो सिंपली क्या होता है, आपको पहले बताएं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन होता है, एडवाइस होता है, जो कि किसको एडवाइस देता है, अकाउंटेंट को। किसको गाइड करता है, अकाउंटेंट को, कि अकाउंट बनाते समय आपको इस सब बातों को ध्यान में रखना जरूर होगा, समझ आ गया। और टोटल कितना गाइडलाइन है, 32 है। सारा गाइडलाइन को पालन करना होगा, सारे कंपनी के अकाउंटेंट को, बिजनेसमैन के अकाउंटेंट को, ये सबको समझ में आ गया। और सारा एस अलग अलग एडवाइस देता है। सारा एस क्या देता है आपका अलग, जैसे देखना सेकंड वाला हम बताएंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, S2 हम क्या बताएंगे, वैल्यूएशन ऑफ, ये तो समझ में आ गया, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आइए अभी हम बताएंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये आप लोग का चैप्टर में भी है शायद, सेकंड यूनिट में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पर देखो बताएंगे कि इन्वेंट्री को किस तरह से वैल्यू किया जाएगा, समझ आ गया। ये आपका होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। S3 किसका है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोग 12th में भी थोड़ा पढ़े होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये S3 बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, क्या फॉर्मेट है, किस किस एक्टिविटी होता है। जैसे आप लोग भी पढ़े हो, 3 एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांस। समझता है ये किसके बारे में गाइड करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आ गया। चलिए, ये इंडिया के अकाउंटेंट को एडवाइस देता है कि आपको इस ट्रांजैक्शन को इस तरह से रिकॉर्ड करना है। डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज मतलब होता है प्रकट करना, दिखाना। डिस्क्लोज मतलब क्या होता है आपका, दिखाना या प्रकट करना। ये कंसेप्ट बोलता है कि अकाउंट बनाने में जिस जिस मेथड का उपयोग हुआ है, ये क्या बोलता है समझ आया, अकाउंट बनाने में जिस जिस मेथड का उपयोग हुआ है, जिस कंसेप्ट का आपने उपयोग किया है, उसको फुट नोट में क्या कर देना चाहिए, रिकॉर्ड कर देना चाहिए, ताकि स्टेक होल्डर के लिए या यूजर ऑफ अकाउंट के लिए, यूजर ऑफ अकाउंट कौन है, इन्वेस्टर्स, बैंकर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, उनको जब वो चेक करे ना, तो उनको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। क्यों बोला जाए, क्या बोलता है, सबको समझ में आएगा ना। अकाउंट बनाने के लिए जो जो मेथड का आपने उपयोग किया, उसको नीचे जाकर फुट नोट में क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। नीचे फुट नोट में क्या कर देना चाहिए, माने हमने अकाउंट बना दिया यहाँ,
अकाउंट बन गया तो उसको नीचे जाके मेंशन करना चाहिए कि हमने अकाउंट बनाने में इस मेथड का उपयोग किया है। सबको समझ में आ गया? तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल या पॉलिसी। सबको समझ में आ गया? डिस्क्लोज मतलब होता है मेंशन करना, प्रकट करना। चलिए लिखना, जल्दी से लिख ले, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखते रहो, इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, बात के चक्कर में नहीं। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक को सुनते जाना, स्टॉक को किस अमाउंट पर वैल्यू होता है? एस आपका S2 बोलता है कि स्टॉक को किस अमाउंट पर वैल्यू कहते हैं। पहले तो बोलता है कि कॉस्ट ऑफ इन एसेट में क्या क्या लाते हैं, देखिएगा। सबसे पहले S2 कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक। बोलता है सबसे पहले कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या शामिल करेंगे। ये क्या गाइड करता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, क्या क्या गाइड होता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। ध्यान सुना, सबसे पहले इसमें क्या ऐड किया जाता है? कॉस्ट ऑफ परचेज। इसको बोल सकते हैं परचेज प्राइस। इसमें क्या क्या शामिल होता है? परचेज प्राइस, कितना हमने खरीदा इसमें ऐड करेंगे। प्लस यदि इसमें ऐड हो जाता है ब्रोकरेज। बाय द वे आपने सामान खरीदने गया, दलाल आपका पीछे पड़ गया, तो बोल दिया कि कुछ रुपया दीजिए, हम अच्छा सा सामान खरीदवा दें। आप पॉकेट से 5 रुपये निकाल के दे दिए कि लीजिए 5 रुपये, चलिए खरीदवाइए। हो गया, अच्छा सा एक सामान खरीदवा दिया। स्टॉक, तब परचेज प्राइस को ऐड करेंगे, इसके में ब्रोकरेज को ऐड करेंगे, प्लस फ्रेट चार्ज। मान लीजिए कि आप फैक्ट्री यहाँ पर है, आप खरीदे दूसरा जगह से, तो वहाँ पर सी पर नहीं ना उठा के लाएंगे, लाने के लिए गाड़ी घोड़ा चाहिए जो भी है ना, तो उसके लिए कुछ भाड़ा लग गया, तो उसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसके अलावा उसको यूज करने तक छोटा मोटा जो भी खर्च हुआ, इस सभी को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये सबको समझ आ गया? तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आगे देखिएगा। S2 क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को और इन्वेंट्री को किस अमाउंट पर बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। इन्वेंट्री को किस अमाउंट पर बुक्स अकाउंट में क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए। तो देखिए क्या बोलता है, इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस एंड नेट रियलाइजेशन वैल्यू विच एवर इज लेस। समझ आ गया? एक बोलता है कि किस पर रिकॉर्ड करना होगा? कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितने से है? 10,000। नेट रियलाइजेशन वैल्यू कितने से है? नेट रियलाइजेशन वैल्यू कैसे आता है? सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस। नेट अभी सब लिखवाएंगे हम एक एक करके आप लोग को कॉपी में। नेट रियलाइजेशन वैल्यू कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस। आपको लगता है कि 15,000 में बिकेगा और खर्च होगा हमको 3,000, 15,000 में बिकेगा, खर्च कितना होगा? तो नेट रियलाइजेशन वैल्यू कितना आएगा? तो S1 क्या कहता है कि इन्वेंट्री को किस पर रिकॉर्ड करना चाहिए? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेशन वैल्यू जो दोनों में से कम हो। ये क्या बोलता है कि इन्वेंट्री को किस पर रिकॉर्ड करना चाहिए? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेशन वैल्यू जो दोनों में से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो बताओ दोनों में से कम कौन है? तो जब भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा ना, तो कितने पर रिकॉर्ड होगा? 10,000 पर रिकॉर्ड होगा। बैलेंस शीट में किस पर रिकॉर्ड करेंगे? 10,000। आपको लगता है कि 10,000 कीमत है, लेकिन नेट रियलाइजेशन वैल्यू आपको लगता है कि 8,000 है। नेट रियलाइजेशन वैल्यू आपको कितना लग रहा है? मान लें कि आपको लगता है कि नहीं नेट रियलाइजेशन वैल्यू हमको 8,000। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि हम लोग सामान खरीद के लाते हैं, आते आते उसका प्राइस डाउन हो जाता है। आते हुए मार्केट में उसका प्राइस क्या हो जाता है? आपको लगता है कि नहीं खरीदे तो 10 में, लेकिन नेट रियलाइजेशन वैल्यू कितना है? तब बोलता है कि 8,000 पर रिकॉर्ड करो, 10,000 पर रिकॉर्ड। ये दोनों में से क्या होना चाहिए? ये S2 क्या कहता है? सबको समझ में आ गया ना? पहले तो कॉस्ट के बारे में एडवाइस देता है, उसके बारे में बताता है कि इन्वेंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस एंड नेट रियलाइजेशन वैल्यू। नेट रियलाइजेशन कैसे आता है? सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस। वो दोनों में से जो कम हो, इसी पर हम लोग किसको रिकॉर्ड करते हैं? इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया? चलिए लिखना,